अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 5.1, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव? क्या कभी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी बॉडी की नेगेटिव हो सकती है? तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। नो, कभी भी किसी भी जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर देखिए, द काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ वेलोसिटी। हमारी एनर्जी क्यों नहीं नेगेटिव हो सकती? क्योंकि ये स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी वेलोसिटी हुई भी नेगेटिव, हमारी वेलोसिटी जो है वो माइनस में आ गई, तो आपको ये सब पता होगा कि माइनस का अगर हम स्केयर लें तो वो प्लस हो जाता है। माइनस का स्केयर है ना, तो इसका मतलब हमारे पास एक माइनस और एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है वेलोसिटी का स्केयर है, इस चीज़ की वजह से जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है कि किसी भी बॉडी की जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सेंस विच स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो ये नेगेटिव होगा या ये ज़ीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था। इसलिए इसमें सिंपल हमें ये बताना था कि हमारी जो बॉडी इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है उसका स्केल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 5.2, which one has the greater kinetic energy? One object traveling with the velocity of v and our other object twice as heavy traveling with the velocity of v over 2। हमने बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और एक और ऑब्जेक्ट है ट्वाइस एज हैवी ट्रैवलिंग, वो उससे ज़्यादा वजनी चीज़ें उठा के लेके जा रहा है विद वेलोसिटी v ओवर 2। उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है v ओवर 2, पहले की v और इसकी v ओवर 2। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालते हैं उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। अब जब उसकी वेलोसिटी ही हमारे पास v है तो सिंपल इसका यही आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। लेकिन अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v ओवर 2। तो सेकंड ऑब्जेक्ट में हम 1/2mv, और ये यहाँ पर आएगा v ओवर 2। v ओवर 2 था, ऊपर हमें बताया इसकी v और इसकी v ओवर 2 और उसका स्केयर आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये क्या हो गया, 4 हो गया। नहीं, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा 1/2 है और ये भी 2 है, तो ये ओवर में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या पीछे बच गया हमारे पास m, ये इधर आ जाएगा v, और इसका भी ये स्केयर जो है ये होल ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, तो इसका मतलब ये v का भी स्केयर है और इस 2 का भी स्केयर है। 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, v का स्केयर इसके ऊपर वैसे ही आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास ये इसकी बन जाएगी। अब हमने ये बताना था कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी ग्रेटर है, क्योंकि डिवाइजर में जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखें कि इसकी वैल्यू 4 है, ये वाले की, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू 4 है हमारे पास डिवाइजर में, और जो पहला ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब है जो छोटी जिसकी नीचे में वैल्यू है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी आएगी। ठीक है, अगर हम 6 को 2 पे डिवाइड करें, सॉरी 8 को अगर 2 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 4, और वही अगर 8 को हम 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। तो किसकी है हमारे पास जो है वो ज़्यादा वैल्यू आई, हमारे पास इस पहले वाले की जो है वो ज़्यादा वैल्यू आई। तो हमारा कि पहला जो है वो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। आई होप आपको समझ आई होगी। इजी सा क्वेश्चन था, ये इसका पूरा आंसर, इसे देख लें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग अलोंग a curved road at a constant speed. Does it kinetic energy change? वही constant speed के साथ जो है वो कार मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगी? तो हम इसके आंसर में कहेंगे जी नहीं, नो, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी।
हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसकी रीज़न देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द स्पीड ऑफ द कार। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार की स्पीड पे डिपेंड करती है, सिंस द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। जबकि अब अगर जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, द काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी। आल्दो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज में, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाए फिर भी वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट, हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ये बात याद रखिए आपकी, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमारी स्पीड ही कांस्टेंट रहेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट ही होगी। अगला क्वेश्चन देखें, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पे हमने कमेंट करना और वो स्टेटमेंट क्या है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल है। इसका पे कमेंट करें। तो हम बताते हैं द स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। स्टेटमेंट जो है वो अभी इनकम्प्लीट है बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड रिलेटेड टू अ चूजन रेफरेंस लेवल। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज मेजर की जाती है relative measure of chosen reference level. It should specify with respect to which preferred point the object has 1 joule of the potential energy. ठीक है, हमारे पास जो है वो भी 5.4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें। वाइल ड्राइविंग ऑन आ मोटरवे, एक मोटरवे पे ड्राइव करते हुए द टायर ऑफ अ व्हीकल। व्हीकल जो है वो गाड़ियों को कहते हैं, पता होगा जो भी गाड़ियाँ और ये टायर मोटरसाइकिल ये जितनी भी रोड पे चलने वाली चीज़ होती है ना, व्हीकल कहा जाता है। समटाइम्स बर्स्ट, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे टायर जी में फट जाते हैं। व्हाट मे बी इट काज, इसकी वजह क्या है कि मतलब मोटरवे पे चलते हुए या वैसे भी सड़क पे हमारे टायर जो हैं वो गाड़ियों के फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। कंटिन्यूस हाई स्पीड ड्राइविंग, कंटिन्यूसली हाई स्पीड ड्राइविंग इंक्रीज फ्रिक्शन। ज़्यादा देर तक हाई स्पीड पर गाड़ियाँ चलाने की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है बिटवीन द टायर एंड द रोड। टायर और रोड के दरमियान, और वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग हीट। द एयर इनसाइड द टायर एक्सपेंड्स। टायर के अंदर जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीजिंग प्रेशर जिसकी वजह से हमारा प्रेशर बढ़ता है, विच में काज द टायर टू ब्लास्ट, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा टायर ब्लास्ट हो। इसकी क्या वजह मैंने बताई है कि जब हम ज़्यादा हाई स्पीड पे अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है टायर और रोड्स के दरमियान, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो टायर के अंदर एयर होती है, द एयर इनसाइड द टायर, वो एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे हमारे टायर्स ने जो है वो हीट प्रोड्यूस की ना, रोड और टायर्स ने हीट प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो है वो टायर फट जाते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए 5.6। वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट, एक सड़क में, एक गली में क्रिकेट खेलते हुए द बॉल स्मैश अ विंडो, एक गेंद ने खिड़की को तोड़ दिया। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन दिस इवेंट। इस इवेंट में कौन सी एनर्जी चेंज हुई है वो हमने बतानी है। द मूविंग बॉल हैज़ द काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है स्पीड पे डिपेंड करती है। तभी जो है वो हमारी जो बॉल होगी वो किसी न किसी स्पीड से ही मूव की है ना, वो रस्ट की फॉर्म में तो नहीं ना जाके खिड़की से टकरा के खुद ब खुद, वो किसी स्पीड से मूव हुई है। और वैसे भी उसे क्रिकेट बैट से हिट किया है तो काफ़ी दूर, और उसने स्मैश कर दिया है तो काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसे लगी होगी। तो द मूविंग बॉल हैज़ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट स्ट्रीक द विंडो, जब वो विंडो से टकराई, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ग्लास। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ग्लास को ट्रांसफर हो गई। बॉल की काइनेटिक एनर्जी ग्लास को ट्रांसफर हो गई, काजिंग इट टू ब्रेक, जिसकी वजह से वो टूट गया। पार्ट्स ऑफ एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। जो बाकी पार्ट्स रह गए उनको साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया।
अब बॉल जो थी वो स्पीड से जा रही थी, स्पीड मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी है। तो मूविंग बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो शीशे के साथ, विंडो के शीशे ग्लास के साथ जाके टकराई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, बॉल की काइनेटिक एनर्जी विंडो को चली गई। अब विंडो उसके बाद और वो जिसकी वजह से विंडो जो है वो हमारी टूट गई। तो उसके बाकी जो एनर्जी के पार्ट रह गए थे, अब एनर्जी पूरी तरह जो है वो ट्रांसफर या डिसॉल्व नहीं होती, तो उसके जो बाकी पार्ट्स रह गए थे वो साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, साउंड ऑब्वियस बात है, जब ग्लास टूटा होगा कुछ ना कुछ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा ना। तो जब और वैसे जब ग्लास जो है वो उसके साथ टकराई, बॉल के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ टकराई, तो उस टकराव में थोड़ी बहुत हीट भी पैदा हुई होगी। तो इन सब में जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी एनर्जी। सिंपल से इसका आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन रोइंग अ बोट अपस्टेयर, वो एक बोट को जो है वो अपस्टेयर लेके जा रहा है, इज एट द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, वो जो है वो रेस्ट के फॉर्म में है। इज ही डन वर्क, क्या उसने वर्क डन किया? यस। द मैन इज डूइंग वर्क, आदमी जो है वो वर्क कर रहा है, बिकॉज ही एक्सटेंड्स द फोर्स, अब वो ऊपर की तरफ उसे लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि वो उस पे फोर्स लगा रहा है, obvious बात है, मैन जो है उसे पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसने तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है ना। ऑन द वाटर टू रो द बोट, आल्थो ही रिमेन एट द रेस्ट, ये भी है कि वो रेस्ट में है। रिलेटेड टू द सोर ड्यू टू द रिवर करंट, एनर्जी इज कंटिन्यूसली यूज टू ओपोज द करंट। A cyclist goes downhill from the top of a steep hill without पेंडलिंग, वो पेंडलिंग किए बगैर यानी कि अपने पेंडल पे पैर मारे बगैर जो है वो डाउन हिल, हिल से नीचे की तरफ आया है। एंड इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टीप हिल, एक मतलब हमारे पास कर्व हिल है जिससे वो विदाउट पेंडलिंग नीचे की तरफ गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है। एंड इट टेक टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट हिल, और फिर ऊपर की तरफ फिर से वापस गया है। तो हम इसकी जो है डायग्राम, सिंपल सी एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। आप अगर पेपर में एग्जाम में डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये जो कर्व लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है, ये देखें, ये वाली ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, टू हिल्स जो बताई हुई हैं, आप सिर्फ वो ड्रॉ करें और ये यहाँ पर टॉप पे डॉट लगा दें, यहाँ पर इसके बॉटम पे लगाएं, और ये यहाँ पर जो है वो एक डॉट लगा दें। दैट्स इट। अभी आपको समझाने के लिए ये ऐसी बनाई गई है जिसमें हमने बताया कि वो यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ पे से वो इस तरह नीचे को आया है विदाउट पेंडलिंग, और फिर ऊपर की तरफ गया है। तो हमने ये बताना है कि इसने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है। सबसे पहले हम इसकी टॉप पे बात करते हैं। हाई, अब ये ऊपर है, ज़्यादा इसकी हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी हाइट होती है, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्पीड होती है। अब हाइट इंक्लूड हो गई है तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़्यादा हाइट है, ये देखिए यहाँ से यहाँ बताया हुआ है कि हाई हाइट है, जब हाई हाइट आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। और अभी ये यहाँ पर रेस्ट की फॉर्म में ऑलमोस्ट, मतलब इसने कोई पेंडल भी नहीं मारा और ना ही ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होगी। अब ये जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ आने तक इसे स्पीड लगी होगी। ठीक है, विदाउट पेंडलिंग भी लगी है लेकिन स्पीड तो लगी है ना। ठीक है, तो इसका जो बॉटम में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है इसकी साइकिल, तो हम यहाँ पर कह देंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो होगी। और अगला था हमारे पास, ये फिर से ऊपर की तरफ गया, अब दोबारा से ऊपर की तरफ गया, सेम पीछे वाली कंडीशन आ गई कि ये यहाँ पर इसकी हाई हाइट है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और ये यहाँ पर इसकी स्पीड कम है, वहाँ पर वो कर्व पे आकर रुका है। ठीक है, जब यहाँ से फिर से ये नीचे जाएगा फिर से इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ यही था। तो ये इसका 5.8 का पहला पार्ट था जिसमें उन्होंने हमें डायग्राम बनाने के लिए कहा था। उम्मीद है आपको इसकी डायग्राम की जो है समझ आ जाएगी। एक हमने सिंपल से जो है इसके 3 पॉइंट है, ए जो था वो टॉप
पहले वो इस टॉप पे था, बाद में बॉटम में आया, बाद में फिर वो टॉप पे गया था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। बाद में उन्होंने सेकंड पार्ट में हमें इसका एनालाइज करने के लिए कहा था इस सिचुएशन को। तो हम उसे देखते हैं, अगर ये ऊपर हो जाए। एट द टॉप ऑफ फर्स्ट हिल, पहली हिल के टॉप पे, द साइक्लिट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। वही सारा कुछ जो ऊपर बताया हुआ है वही यहाँ पर हमने लिख देना है। एज द साइक्लिस्ट मूव डाउन हिल, जैसे ही बस मतलब साथ साथ बताते जाए, उस पर हमने ये बताया कि इस पॉइंट पे हाई है और उस पॉइंट पे लो है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको एक पैरे की फॉर्म में एक्सप्लेन करके बता देना है। एज द साइकिलिस्ट मूव डाउन हिल, जैसे ही वो नीचे की तरफ आया, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। बॉटम पे जाके द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। वाइल क्लाइंबिंग द नेक्स्ट हिल, अगली हिल पर चलते वक्त काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड बैक टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने सिंपल सा इसका एनालिसिस किया था कि ये कुछ हुआ है इस सिचुएशन में, तो आपने ये सारा लिख देना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5.9, लास्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी है, आंसर्स तो बहुत ही इजी थे, और इसके ये कंस्ट्रक्टेड बेस हैं, तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे लाइक से प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है उनकी, आप वहाँ से जाके जो है वो भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के बन रहे हैं, अगर आप लेट हैं तो तब तक तो बन चुके होंगे। अभी हम 5.5 वाले चैप्टर पे हैं, बाद में हमारे जो है 3 चैप्टर रह गए हैं पीछे, और 4 हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए अगला क्वेश्चन, इज टेम्पर और वुड और रिन्यूएबल एनर्जी? क्या टेम्पर और वुड ये दोनों जो है लकड़ी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं ऑफ हीट एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स हैं? अगर हैं तो इस पर कमेंट करें यस ये है। तो अब इस पर हम कमेंट करने लगे, इसके बताने लगे हैं कैसे हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं। टेम्पर और द वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी बिकॉज ट्रीज कैन बी रीप्लांटेड, दरख्त जो है वो दोबारा से उगाए जा सकते हैं, एंड ग्रो अगेन, और वो दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वही होता है ना जो आसानी से खत्म नहीं होती, वो दोबारा आ जाते हैं, उनका सोर्स कोई ना कोई होता है उन्हें दोबारा से प्रोड्यूस करने का। तो हमारे जो ट्रीज हैं, उनको वुड्स हैं, वो दरख्त से ही आती है ना, तो दरख्त जो है वो दोबारा लगाए भी जा सकते हैं और वो दोबारा से ग्रो भी कर सकते हैं। हाउएवर इट शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली विद प्रॉपर डिफॉरेस्टेशन टू अवॉइड द डिफॉरेस्टेशन। और ये कह रहे हैं कि आप हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि दरख्तों को दोबारा लगाना चाहिए टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जितने हम दरख्त काटते हैं उतने ही हमें दोबारा भी लगाने चाहिए, ताकि हमारे जो जंगलात वगैरह कम ना हो, और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। आपको भी हर एक को एक पौधा लगाएं और उसकी केयर करें, उसे दरख्त बनाएं टू अवॉइड द डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ तक थे हमारे पास 5.9 के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी, अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक। अल्लाह हाफिज़।